गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस पाठ को कुछ बिंदुओं के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये पाठ एक भाषण, इसको 1936 में लाहौर के अधिवेशन में अम्बेडकर जी देना चाहते थे, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा आपत्ति करने के कारण ये भाषण वो नहीं दे सके। बाद में एक स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में इसका प्रकाशन किया गया। लेखक ने इस पाठ में जाति प्रथा जैसे जटिल मुद्दों के बारे में बताया। हम इस पाठ को पढ़ेंगे, ये जानेंगे कि जाति प्रथा जो है किस प्रकार से हमारे समाज के लिए जहर बना हुआ है। आप सुनते आए हैं कि हमारा समाज कई वर्गों में, कई उपवर्गों में, कई जातियों में, उपजातियों में, अनुसूचित जातियों में विभक्त है। हम महाभारत देखते हैं तो उसमें पाते हैं कि कैसे एकलव्य ने शिक्षा ग्रहण की। वो अपना गुरु बनाना चाहते थे द्रोण को, लेकिन द्रोण ने उसको स्वीकार नहीं किया। द्रोणाचार्य जो कि ये मानते थे कि हमें अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धर बनाना है, इसलिए वह क्योंकि शूद्र जाति का था उन्होंने उसको मना कर दिया। तो हम देखते हैं कि ये वर्षों से चला आ रहा है। लेकिन जिस काल में, समय में अम्बेडकर जी ने इस पाठ को लिखा, 70 साल हो गए हैं। अब जाति प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई है। कहीं होती होगी, कहीं जाति प्रथा होगी तो होगी, लेकिन संविधान बन गया हमारा और संविधान में आरक्षण की व्यवस्था हो गई। तो वो जो असमानता की थी पहले कभी जाति प्रथा जिसकी जड़ें गहरी थी, वो धीरे धीरे अब हम खत्म होते देखते हैं। तो इसमें लेखक ये बताना चाहता है कि वर्तमान समय में भी ऐसे लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं जो जाति प्रथा का समर्थन करते हैं। वो तर्क देते हैं कि समाज में जाति प्रथा जरूरी है श्रम के विभाजन के लिए। तो लेखक ये कहता है श्रम का विभाजन ठीक है, लेकिन श्रम के आधार पर श्रमिक का विभाजन ठीक नहीं है। अर्थात हम किसी की जाति के आधार पर हम श्रम का विभाजन ना करें। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी व्यक्ति निम्न जाति में जिसने जन्म लिया है तो उसके लिए हम वो पेशा निर्धारित ना करें। कोई व्यक्ति जिस जाति में जन्म लिया है उसने, तो ये जरूरी नहीं कि उसके घर में या उसके जो वरिष्ठ लोग हैं जो जिस काम को करते आए हैं, कूड़ा ढोते आए हैं, तो उसकी पीढ़ियां दर पीढ़ियां वही कूड़ा ढोती रहें। तो ये अस्वाभाविक है, ये लोगों की रुचि को मारता है, लोगों की क्षमता को, दक्षता को खत्म करता है। तो लेखक ये कहता है कि कार्य कुशलता के आधार पर श्रम विभाजन आवश्यक है। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस कार्य को अपनाना चाहे उसमें वो विशेषज्ञता हासिल करना चाहे तो उसी आधार पे वो श्रम का विभाजन हो सकता है। अर्थात जो भी व्यक्ति जिस भी पेशे को अपनाना चाहे तो वो अपनी कुशलता और रुचि के आधार पर वो अपना सकता है, अपनी क्षमता के आधार पर, अपने शौक के आधार पर। परंतु इसमें आपत्ति इस बात पर है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करता है। तो लेखक कहता है कि जो जातिवाद है वो श्रम विभाजन तो करता ही है, साथ ही श्रमिक भी विभाजन करता है, श्रमिक का भी विभाजन करता है। अर्थात जो जिस पेशे में है तो वो जातिवाद के कारण अपने पेशे को त्याग नहीं सकता। पीढ़ी दर पीढ़ी वही पेशा उसको अख्तियार करना पड़ेगा। परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन वर्गों के आधार पर एक दूसरे को ऊंच नीच करार देती है। बहुत सारे पेशे हैं हमारे देश में जिनको हे दृष्टि से देखा जाता है, उनको कोई करना नहीं चाहता है। तो लेकिन अगर किसी ने उन पेशों को अपनाया हुआ है, जिनको लोग घृणित मानते हैं, तो अगर उनको ज़बरदस्ती करने के लिए बोला भी जाए तो उससे अरुचि पैदा होती है, वो उनका दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा और एक प्रकार से सामाजिक दूरी की जो खाई होती है वो चौड़ी होती जाती है। तो लेखक कहते हैं जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो भी ये मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। लेखक कहता है कि अगर जाति प्रथा को कार्य विभाजन का या श्रम विभाजन अर्थात कोई व्यक्ति अगर वकालत करना चाहे तो वकालत करे, कोई व्यक्ति अगर सिलाई का काम करना चाहता है या वैज्ञानिक बनना चाहता है या अध्यापक बनना चाहता है या कृषि कार्य में जाना चाहता है तो वो कर सकता है। यही श्रम विभाजन है। तो ये श्रम विभाजन अर्थात ये कार्य का विभाजन लेखक कहता है जाति के आधार पर ठीक नहीं है। ये लोगों की रुचि
उनकी विशेषज्ञता, उनकी योग्यता, उनके प्रशिक्षण पर आधारित होना चाहिए। लेखक ये नहीं कहता कि श्रम विभाजन ठीक नहीं है, श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन ये श्रम विभाजन परंपरागत तौर पर जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। सक्षम समाज को चाहिए कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि के अनुसार पेशा चुनने के योग्य बनाए। इसके विपरीत जाति प्रथा मनुष्य को माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर करती है। तो जो जाति प्रथा है हमारे देश की, ये जाति प्रथा लोगों को मजबूर करती है अपने परंपरागत पेशे को अपनाने के लिए। ये समाज के लिए घातक है। इससे समाज की समरसता खत्म होती है, इससे समाज का जो उत्पादकता है वो उसका ह्रास होता है। ये बहुत ही घातक है। ये लोकतांत्रिक समाज के लिए आज भी घातक सिद्ध हो रहा है। आगे दूसरे बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि हमारे देश में भुखमरी और बेरोजगारी का क्या कारण है। तो लेखक कहते हैं जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे के साथ बांध देने की दोषी है। स्पष्ट है, जाति प्रथा जो हमारे देश की जाति प्रथा है मनुष्य को एक ही पेशे से बांध देती है। इसके कारण यदि किसी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाए तो लोग भूखों मरने लगेंगे। मान लीजिए अगर कोई परिवार, समाज के कुछ लोग किसी पेशे को अपनाए हुए हैं, लेकिन समय के साथ, तकनीकी विकास के साथ, समाज में वैज्ञानिक प्रगति के साथ वो पेशा जरूरी नहीं कि वो प्रासंगिक रहे, वो समय के साथ वो अप्रासंगिक हो सकता है। ऐसी स्थिति में अगर लोग अपना उस पेशे को नहीं त्यागेंगे तो उनको भूखों मरने की नौबत आ जाएगी, वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए समय के साथ और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के साथ मनुष्य को पेशे अख्तियार करने पड़ते हैं। लोगों को नए नए व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और वो अपनी रुचि और कौशल के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, शौक के आधार पर अपनी पेशे को, व्यवसाय को अपना सकते हैं। लेकिन लेखक चर्चा कर रहा है कि ये श्रम विभाजन ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ चला आ रहा वो कई हद तक ठीक नहीं है। आज 70 साल हो गए हैं, लेकिन ये जो जिस बात की चर्चा की जा रही है वर्तमान में ऐसा परिदृश्य हमें देखने को नहीं मिलता है। आज चीज़ें, स्थितियाँ बदल गई हैं। समाज की जो स्वरूप है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। हिंदू समाज में पेशा बदलने की अनुमति न होने के कारण कई बार बेरोजगारी की समस्या सामने आ जाती है। ये हमें देखने को मिलता है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। तो लेखक ये कहता है कि अगर नीति नियंता या भारतीय समाज हमारा जाति प्रथा के आधार पर ये श्रम विभाजन करता है तो ये ठीक नहीं है। ये ठीक तब है जब पेशा या कार्य मनुष्य के रुचि और स्वेच्छा पर निर्भर हो तो ठीक है। इसका आधार व्यक्तिगत रुचि न होकर पूर्व लेख होता है। ये मान बैठे हैं लोग कि ये प्रारब्ध का खेल है, जो जिस पेशे में है उसी पेशे को परंपरागत तौर पे उसको करना पड़ेगा। ऐसा करने से लोग अरुचि पूर्वक काम करते हैं। मान लीजिए किसी को किसी एक पेशे से बांध दिया जाए तो अगर उसकी रुचि नहीं है, अगर उसमें उसकी दक्षता योग्यता नहीं है तो वह व्यक्ति टालू मानसिकता का हो जाएगा, वह उसका दिमाग नहीं लगेगा। अतः लेखक कहता है कि जात प्रथा मनुष्य की प्रेरणा रुचि को दबाने के लिए भी दोषी है। अतः लेखक कहता है कि जो जाति प्रथा है मनुष्य की प्रेरणा और रुचि को दबाने की दोषी है। अगले बिंदु में हम चर्चा करेंगे लेखक की कल्पना का आदर्श समाज। तो अभी तक हमने देखा, लेखक ये बताता है कि जाति प्रथा ने हमारे भारतीय समाज का, लोकतांत्रिक समाज का कितना विघटन किया है। जाति प्रथा के कारण लोगों की जो उत्पादकता है वो घटती है। जाति प्रथा लोगों में एक वैमनस्य, एक जो भाईचारा होता है, बंधुत्व है, उसको खत्म करता है। जाति प्रथा के कारण जो सामाजिक जो दूरी है वो बढ़ती जाती है। जाति प्रथा के कारण हमारा जो समाज है वो संकीर्णता का शिकार हो जाता है। लोग प्रगति नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे में ईर्ष्या द्वेष की भावना पनपती है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इसके दोष हैं। जाति प्रथा के कारण अगर श्रम का विभाजन किया जाए तो इसके बहुत से दोष हैं जिसके कारण समाज कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है। अपनी नेक्स्ट है अपनी कल्पना के आदर्श समाज में लेखक कहता है कि मेरी कल्पना का आदर्श वह है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता और भ्रातृत्व को हम बंधुत्व या भाईचारा या सामाजिकता भी कह सकते हैं, भाईचारा। तो लेखक कहता है कि जिस समाज में स्वतंत्रता, समता और भाईचारे का भाव होगा तो वही समाज लोकतांत्रिक समाज कहा जा सकता है।
भाईचारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी वांछित परिवर्तन समाज में तुरंत सब तरह फैल जाए। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग होना चाहिए, सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए। भाईचारा दूध पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले भाईचारा की बात करता है, भ्रातृत्व की बात करता है कि भाईचारा दूध पानी, जैसे दूध में पानी का मिश्रण करते हैं तो एक सार हो जाता है, पानी भी दूध हो जाता है। उसी प्रकार से जो भाईचारा है वो पूरी तरीके से दूध पानी की तरह मिश्रित हो, अलग न हो। यानी समाज में जितने भी वर्ग हैं, उपवर्ग हैं, वो सिर्फ मानवता के लिए, मानव मात्र के प्रति प्रेम रखें। किसी भी प्रकार का जाति का, धर्म का, लिंग का कोई भी भेद न हो, ऐसा भाईचारा लेखक चाहता है। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। लेखक स्वयं विद्वान थे, कई भाषाओं के ज्ञाता थे और निम्न जाति में जन्म लेकर के भी उन्होंने अपनी क्षमता योग्यता का विकास किया और एक विख्यात बैरिस्टर बने, संविधान की रचना की उन्होंने, कानून मंत्री रहे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब स्वयं हमारे सामने एक जीता जागता उदाहरण है कि किस प्रकार कोई व्यक्ति अपनी योग्यता क्षमता का विकास करता है। अगर उसको पढ़ने का, अध्ययन करने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले, समाज उसको समान अवसर दे, तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाइयों को छू सकता है। तो आगे अम्बेडकर जी कहते हैं सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होने चाहिए, सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में समभाग होना चाहिए। वो तीन चीज़ें लेखक कहता है कि समाज में सभी का सभी कार्यों में हिस्सा होना चाहिए, सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए, सबको सामाजिक संपर्क के साधन और अवसर उपलब्ध होनी चाहिए, तभी हम भाईचारा के संकल्पना को साकार कर सकते हैं। इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र तभी कायम हो सकता है जब हम इस प्रकार भाईचारा को अपनाएं। लोकतंत्र वास्तव में शासन की पद्धति नहीं है, बल्कि सामूहिक जीवनचर्या और अनुभवों के सामूहिक आदान प्रदान का नाम है। इसमें अपने साथियों को श्रद्धा और सम्मान का भाव अवश्य होना चाहिए। तो लेखक यही कहता है कि इस भाईचारा के आ जाने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है और हमारी सामूहिक, ये जो लोकतंत्र है ये कोई शासन की पद्धति नहीं है, ये एक जीवन जीने की कला है। ये सामूहिक अनुभवों के आदान प्रदान का एक माध्यम है। हमें अपने साथियों, अपने समुदाय, अपने समूह, अपने देश के प्रति, मानव मात्र के प्रति श्रद्धा और सम्मान, एक रस्ता का भाव रखना चाहिए।